हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनूप मेकिंग फिजिक्स इजी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल या कोई मास सर्कल में मूव कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें v इज द वेलोसिटी, s इज सपोज यहां से यहां तक आया है पॉइंट, तो s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां आया, ये एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो रहा है, एक इसका ये एंगल, आंखें जो घूम रही हैं, तुम्हारी आंखें जो घूम रही हैं वो इस तरफ यूं करके घूम रही हैं, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। थीटा आर एस वी, अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर। इसमें आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं जो आगे काम में आएगा। लीनियर वर्सेस एंगुलर। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट हम लिखते थे एस, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे थीटा। लीनियर में वेलोसिटी हम लिखते थे v, इसमें लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर में एक्सीलरेशन a, इसमें एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन इज अल्फा। इन सब में एक कनेक्शन होता है, सिर्फ आपको r पुट करना है यहां पे। सो s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे थीटा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होता है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। पुट योर राइट हैंड लाइक दिस एंड कीप इट, इसको इस तरह से घुमाओ जिधर की डायरेक्शन हो रहा है, जिधर डायरेक्शन हो रहा है, जिधर मूवमेंट हो रहा है, जिधर वेलोसिटी जा रही है, तो जो आपका थंब जो साइड को इशारा कर रहा है वो इसका डायरेक्शन होता है थीटा का। थीटा का डायरेक्शन इज अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन होता है थीटा। वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस। वेलोसिटी फिक्स भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। यहां पर अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, पर फिर भी इसमें चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो इट चेंजेस इन इट्स सर्कुलर मोशन, ऑलवेज इट चेंजेस इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी सर्कुलर मोशन। अभी हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। तो सपोज थीटा एक चक्कर लेने में कितना एंगल घूमेगा ये? 2 पाई, दैट इज 360। इसको रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई रेडियन। और एक चक्कर में एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 1 रेडियन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। इसका मतलब 1 रेडियन में कितना डिस्प्लेसमेंट? आर। तो थीटा रेडियन में डिस्प्लेसमेंट आर थीटा। सो व्हाट इज दिस? थीटा रेडियन में डिस्प्लेसमेंट लीनियर आर थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस, सो एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। इसकी जो थीटा की यूनिट होती है रेडियन में होती है। 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई चलता है, ठीक है। अभी हमने समझा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जिसका की डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड ये होता है, और डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। जब हम स्पीड की डायरेक्शन अपना हाथ चलाते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी नो v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंड चेंज इन टाइम। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एस अपॉन आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। आर इज फिक्स, आर इज कॉन्स्टेंट, आर को बाहर ले लेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है? दिस इज वी। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सेकंड फॉर्मूला। ओमेगा की यूनिट जो होती है वो रेडियन पर सेकंड में होती है, थीटा की यूनिट रेडियन में होती है, बताया था ये आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा। जो थीटा की डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, वो सेम डायरेक्शन होती है इसकी। ये था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल किस रेट से चेंज, किस रेट से हम बढ़ रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल में किस रेट से जा रहे हैं। ये तो है लीनियर, ये एंगुलर है। यहां डिस्प्लेसमेंट एंगुलर और वेलोसिटी भी एंगुलर। अब दो फॉर्मूले हमने डिराइव करे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा एंड लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। बट दिस फॉर्मूला इज ट्रू or valid only in case of circular motion। ये केवल सर्कुलर मोशन में सही होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा v परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके r के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जहां पर ऑब्जर्वर है वहां से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही होगा आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमेशा सही होगा फॉर ऑल। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई मास है p जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और वो यहां b पर पहुंचा, b पर भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही आगे जा रहा है। तो हमें एट b और एट a ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओ ऑब्जर्वर को यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी और यहां पर कितनी वेलोसिटी महसूस होगी। ओमेगा एट बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये निकालना है। तो यहां पर ओमेगा कुछ और होगा, यहां पर ओमेगा कुछ और होगा। चलो देखो, तो ओमेगा इज वी परपेंडिकुलर टू आर, ये परपेंडिकुलर है आर से परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा इस फॉर्मूले के लिए। v जो है r से परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। तो ये 10 मीटर ये परपेंडिकुलर है, कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा डायरेक्ट निकाल देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर इज 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन r इज 4 मीटर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड। अब इधर आते हैं बी पॉइंट पर ये एंगल सपोज 37 दिया हुआ है तुम्हें, तो ये कितना हो जाएगा ट्राइंगल 37 वाले में। अगर ये 4 है, सॉरी ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसमें ये 5 हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है ना। अब ये आर हो गया इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए ये आर हो गया। तो इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां की डायरेक्शन में हमें स्पीड चाहिए, तभी वो फॉर्मूला काम करेगा। वी ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, आर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 53 है, क्योंकि ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 है, और ये 90 है। 180 में से इसको माइनस कर दोगे इस पूरे को, तो ये 37 आ जाएगा। तो इसका मतलब वेक्टर कंपोनेंट इसका इधर क्या हो जाएगा 10 cos 37।
तो अब यहां पर v क्या रखेंगे, ओमेगा के लिए v इज इक्वल टू 10 cos 37 अपॉन r इज r ही होगा 5, दैट इज इक्वल टू 10 cos 37 कितना होता है 4 अपॉन 5, दैट कम टू into 5 2 जा 10 is equal to 8 upon 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एट बी इज डिफरेंट, ओमेगा एट ए इज डिफरेंट। तो ये कहानी है इसकी कि v जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू r, तभी ओमेगा के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ही पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि आप v को परपेंडिकुलर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज ए पॉइंट है, यहां पर ऑब्जर्वर है, और बी पॉइंट से कोई चीज जा रही है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जिसकी कि यहां से एंगल दिया है 37। तो बी पॉइंट पर ओमेगा क्या होगा? तो अब हमें, क्योंकि ये आर है, तो इससे परपेंडिकुलर हमें बी डायरेक्शन बी चाहिए, इसका v की वैल्यू यहां पे चाहिए। तो इस v का कंपोनेंट इधर कितना होगा, वेक्टर जो हमने पढ़ाया है उसके हिसाब से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड इंटू साइन 37, इधर cos 37 आएगा, इधर साइन 37 आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r इज इक्वल टू 20 साइन 37 अपॉन r इज 3 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, साइन 37 पता है 3/5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें कोई मास यहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी एट हियर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड हिट करने से पहले इसकी ओमेगा निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये 30 डिग्री एंगल से फेंका गया है, तो ये एंगल भी 30 होता है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये एंगल 30 होता है, और जिस स्पीड से ये फेंका गया है उसी स्पीड से ही गिरता है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा। ये आर दिया हुआ है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। वी परपेंडिकुलर आर ये है, इसके परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट इधर आएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर का इधर कंपोनेंट क्या होगा 10 साइन 30, तो v परपेंडिकुलर 10 साइन 30 अपॉन r, ये आएगा। r क्या है, यहां पर रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आप पुट करके इसमें r रख सकते हो और ओमेगा निकाल सकते हो। साइन 2 थीटा को चाहो तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर ये दोनों 30 हो जाएंगे, ये यहाँ पुट कर दो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10, जी इज इक्वल टू 10, आर की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद आप 10 साइन थीटा में ये पुट कर दोगे, तो इससे आपका ओमेगा आ जाएगा। अब एक केस लेते हैं जब ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। इसमें क्या करेंगे हम, इफ ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 4 मीटर की दूरी पे बी है, बी इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 इस डायरेक्शन में, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे v रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r। रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी माइनस इसका कंपोनेंट राइट एंगल ट्राइंगल पर 10 साइन 30, तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 साइन 30 अपॉन r, r इज इक्वल टू 4। ये आएगा इस केस में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर r। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये, बाकी क्वेश्चंस लगाएंगे आप तो वो समझ में आएगा आपको। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ओमेगा के लिए,
नंबर 1 ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, नंबर 2 वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, नंबर 3 इज ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, नंबर 4 वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू क्रॉस आर वेक्टर। अब इसमें ये बताना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर केवल ट्रू होता है सर्कुलर मोशन में, इसलिए ये सही नहीं है हमेशा। दूसरा वी वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर, तो इनकी डायरेक्शन क्या सेम है और वी और ओमेगा की, वी की डायरेक्शन ये है और ओमेगा की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, बाहर की तरफ। तो इसलिए जब डायरेक्शन सही सेम नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी नहीं हुआ। ये मैंने बताया था हमेशा सही होगा क्योंकि वी परपेंडिकुलर टू आर है, वी परपेंडिकुलर इस केस में भी है और दूसरे केस में भी ये वाला फॉर्मूला लगाना है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये ठीक है। इसको ले लो वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर। तो ये वेक्टर में मैंने पढ़ाया था कि वी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या ये है कि नहीं है, वी वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है, आर से परपेंडिकुलर है, वी वेक्टर ओमेगा से परपेंडिकुलर है, ओमेगा की डायरेक्शन ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ओमेगा से भी परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये भी ट्रू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी में। एक सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ चक्कर एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है। सपोज ये एफ है, इसको डिनोट करते हैं एफ से, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है ये एफ होता है। सपोज एक सेकंड में ये एफ चक्कर लगा रही है, ये एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एक चक्कर में, डिस्प्लेसमेंट 1 रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई तो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा। तो 1 रेवोल्यूशन में तो एफ चक्कर में कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एफ। ये पर सेकंड हो रहा है काम, पर सेकंड काम हो रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एफ अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 सेकंड। तो ओमेगा से इसका कैलकुलेशन आ गया इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी से इस तरह से रिलेटेड है। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड होता है एफ इजिकल टू 1/t, अगर टाइम पीरियड t है तो ओमेगा इजिकल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड से इसका ये रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में 4 तरह का होता है। नंबर 1 सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको AC से डिनोट कर देते हैं। नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको AT से डिनोट कर देते हैं। नंबर 3 नेट एक्सीलरेशन, इसको A नेट से डिनोट कर देते हैं। और नंबर 4 होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। 4 तरह की एक्सीलरेशन होती है। ये चारों तरह की एक्सीलरेशन की अलग अलग सिस्टम है निकालने का, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, सारी चीजें अलग अलग हैं। अब मैं सबसे पहले लेता हूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सपोज ये सर्कुलर मोशन हो रहा है कोई, इसमें पॉइंट यहां से v स्पीड से जा रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है। तो यहां पे एक एक्सीलरेशन लगेगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी और अलोंग द रेडियस होगी।
along the radius होगी। ये जो होता है एक्सेलरेशन, ये बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन होता है। डायरेक्ट v की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, सर्कुलर मोशन में v की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसकी चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, ये 5 है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी ये 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो ये जो चेंज हो रहा है, जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन, ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द आर्क। बात समझ में आ गई? तो इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ v, इट इज टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस। चाहे v चेंज हो या ना हो, v का मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, यानी कि स्पीड चेंज हो या ना हो, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा सर्कुलर मोशन में। AC ऑलवेज कैन नॉट बी जीरो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बात करेंगे टेंजेंशियल। AC का मैग्नीट्यूड नहीं बताया, AC का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है v²/r, या v = r ओमेगा रख लें तो ये हो जाएगा r²ω²/r, दैट इज r⍵²। तो AC क्या हो गया, r⍵² या फिर v²/r, ये इसका फॉर्मूला। इससे मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन में आपको बताई दी, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है अगर v का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। इफ हियर इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, हियर इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से अगर ये चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो भी किसी ना किसी एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा हो, उसको हम कहते हैं AT। उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, AT। AT से नोट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, या तो ये स्पीड बढ़ रही होगी 5 से 10 हो रही है, या तो ये कम हो रही होगी। तो अगर कम हो रही है तो AT का डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ v, अपोजिट ऑफ v इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v के अलोंग होगी, इन द डायरेक्शन A tangential is in the direction of v if speed is increasing। स्पीड इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई इसका डायरेक्शन की। इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो AT = होता है dv mod upon dt। मतलब इसमें जो चेंज हो रहा है उसका dt से रिलेशन, ये होता है AT। तो AT के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए। इसको हम dv नहीं लिख सकते, क्योंकि v में तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सपोज ये 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो AT 0 होगा हमेशा, क्योंकि कोई मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा, और AT होता है मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। तो AT इज d मॉडुलस v अपॉन dt, मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल में क्या था, सेंट्रीपिटल ये था r⍵² v²/r, और AT क्या हो गया आपका dv अपॉन dt। ये फॉर्मूले अलग अलग हैं दोनों। AC हमेशा होगा सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज होना हो, डायरेक्शन वेलोसिटी की हमेशा चेंज होती रहती है।
और इसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस, और इसका डायरेक्शन अलोंग द या तो v के डायरेक्शन में होगा या v के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो कब होगा? जब इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो v के डायरेक्शन में, जब डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो v के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हम लेते हैं ए नेट। ए नेट ये होता है ड्यू टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड का भी चेंज और डायरेक्शन का भी चेंज। सपोज ये है, ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है, और ये सेंटर O है, ये R है, ये AC की डायरेक्शन है, ये AT की डायरेक्शन है, AT की डायरेक्शन है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, वेक्टर में पढ़ा है हमने कहीं ना कहीं। सपोज ये थीटा है, तो ए नेट कैसे निकालेंगे? ए नेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये यहां लिख सकते हैं, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ए नेट को हम dv अपॉन dt से भी निकाल सकते हैं, dv अपॉन dt। इसमें v पूरा वेलोसिटी है, यहाँ मॉडुलस ऑफ v वेलोसिटी था at में, a टेंजेंशियल में। तो ए नेट में एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और इसका जो एंगल है वेलोसिटी से एंगल है इसकी डायरेक्शन के लिए, एंगल इज इक्वल टू AC अपॉन AT। ये जो एंगल है अगर अल्फा है तो tan अल्फा AC अपॉन AT। तो ये हो गया ए नेट के बारे में सारा। भाई इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? AC की टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये टेंजेंशियल की अलोंग द वेलोसिटी और अपोजिट ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंगुलर, उस एंगुलर कह रहा हूं। ए नेट की डायरेक्शन क्या होगी? ए नेट की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन जो कि अल्फा एंगल बना रही है v1 से, तो tan अल्फा इक्वल टू AC अपॉन AT। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ v इज इक्वल टू 2t, r इज इक्वल टू 9, फाइंड AC, AT, A नेट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है? 2t, t 3 सेकेंड, तो 2 इंटू 3 होल स्क्वायर अपॉन r इज 9 मीटर। तो AC इज इक्वल टू आ गया 36 अपॉन 9, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। AT dv अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नेट अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट tan अल्फा AC अपॉन AT। इससे अल्फा, इनके बीच में एंगल भी आ जाएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, इफ इट इज अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, चेंज इन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, अगर ये बहुत छोटा है तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। ये याद रखना है। ये क्या होता है? एंगुलर, इसका जो एक्सीलरेशन है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो 4 तरह के एक्सीलरेशन हो गए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, लेट एक्सीलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, फाइंड अल्फा इन 0 to 2 सेकेंड एंड अल्फा एट 2 सेकेंड। 0 to 2 सेकेंड में तो हम ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है, 2 सेकेंड पर कितनी वैल्यू है इसकी, 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 माइनस 0 सेकेंड पे टी की 0 वैल्यू रखते हैं तो ये 1 बचा, अपॉन डेल्टा टी इज 2, दैट इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2। और इस केस में अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बट डी ओमेगा बटे डी टी, दैट इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन अराउंड टी विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज 2t, टी इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दोनों में चेंज है, ये ड्यूरिंग दिस पीरियड है, ये एट दिस पीरियड है, इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं इंटेंस्टेनियस। ये अल्फा आ गया। अभी तक हमने क्या देखा, एस इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड ये होता है टेंजेंशियल एटी, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अगर v कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू नहीं होगी, मीन्स किसकी वैल्यू 0 होगी अगर v कांस्टेंट है। तो ac तो हमेशा होगा ही होगा सर्कुलर मोशन में, ac हमेशा होगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। at टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट है तो at 0 हो जाएगा। a नेट होता है अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दोनों की वजह से, तो इसमें भी ये 0 है लेकिन ये तो होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अल्फा, अल्फा क्योंकि ए टी 0 है तो अल्फा भी 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर v कांस्टेंट हो तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, कोई ना कोई फोर्स होगा, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको डिनोट कर लेते हैं एफ सी से। नेट फोर्स टुवर्ड्स द, ये कोई नया फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पर। तो ये एक स्टिक है और इससे 3 स्ट्रिंग से 3 मास बंधे हुए हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, जो कि 1 मीटर दूरी पर है, 2 kg 2 मीटर दूरी पर है, 3 kg 3 मीटर दूरी पर है, और ये इस तरह से घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी 2, विद एंगुलर वेलोसिटी 2। तो अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इनके बीच में। यहाँ पे टेंशन होगी T, यहाँ पे सपोज टेंशन T1, सेम स्ट्रिंग है तो इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2 ले लो, इधर टेंशन T2 होगी। F क्या होता है, R ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। पहले इसको लेते हैं, तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, T2, T2 इज, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है 3 kg, आर कितना है 3 मीटर, और ओमेगा कितना है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 36 मीटर। अब इसमें T1 निकालते हैं, T1 कितना होगा, T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है इस मास पे, तो नेट फोर्स कितना हो गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। T1 इज पता नहीं है, T2 इज 36 न्यूटन, एम आर, एम कितना है 2 kg,
आर कितना है 2 मीटर, ओमेगा इज 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 एंड 36 T1 हो गया 16 एंड 36 52 न्यूटन। अब T निकालेंगे, इस पे फोर्स कितना लग रहा है T माइनस T1 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। T1 इज 52, T माइनस 52 इज इक्वल टू एम 1 kg आर 1 मीटर ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 4, T इज इक्वल टू 56 न्यूटन। मतलब इसमें स्प्रिंग में 56 न्यूटन का टेंशन होगा, इसमें 52 का और इसमें 36 का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन बराबर होगी, लेकिन हमें जो मैंने बताया था तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर पर नेट फोर्स जो लग रहा है तो वही उसी का फॉर्मूला लगा दिया हमने हर बार, नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स। अब हम बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम की। एक स्ट्रिंग से एक मास बन के इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये कहलाता है कॉनिकल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई L cos थीटा अपॉन G। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये M मास है सपोज, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ऊपर इसका कंपोनेंट T cos थीटा हो गया, इधर ये T sin थीटा हो गया। तो mg इज इक्वल टू T cos थीटा। अच्छा, T cos थीटा, T यहाँ पर टेंशन है, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ये T टेंशन है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। FC मैंने बताया था नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, वो FC होता है। यहां पर नेट फोर्स केवल T sin थीटा लग रहा है, तो ये हो गया FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं T cos sin थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर वाले को लिख सकते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इनको डिवाइड कर दो आपस में, T से T कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। अब r क्या है यहां पर, r को अगर हम इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, r, ये r है, इस ट्राइंगल में ये r है, तो ये परपेंडिकुलर r की जगह क्या लिख सकते हो तुम, r कितना होगा l की टर्म्स में, l sin थीटा, ये वाला थीटा है तो ये l sin थीटा होगा, ये l cos थीटा हो जाएगा, ये l sin थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो तुम sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, g अपॉन l cos थीटा, g अपॉन l cos थीटा। ओमेगा क्या होता है, पाई की टर्म, टाइम पीरियड की टर्म्स में 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल कॉस थीटा। इससे टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये आ गया, ये कॉनिकल पेंडुलम का सवाल है, डेरिवेशन है इसका फॉर्मूले का। अब सोचो अगर ये थीटा 0 हो, अगर ये थीटा 0 हो तो कॉस 0 1,
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π/L/c। सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये इस तरह से नहीं हो रहा, उसमें इस तरह से हो रहा है। अब ले लेते हैं एक डेथ वेल, मौत का कुआं। डेथ वेल में मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो गिरते नहीं है, तो कितनी स्पीड कम से कम होनी चाहिए जिससे वो गिरे ना, बीच में ये घूम रहे हैं इस तरह से। तो सपोज ये बाइकर है, इस पे एक फोर्स ये लगेगा mg, और ऊपर इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन काम करेगा, और इधर नॉर्मल है जो कि एनी फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज fc इज इक्वल टू mv²/r। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r। तो फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन की तो लिमिट होती है, फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना होगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा μn इज इक्वल टू μmv²/r। तो फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू mg, μmv²/r इज इक्वल टू mg। ये आ गया, m से m कट गया, v इज इक्वल टू rg/r म्यू का अंडर रूट। ये कम से कम स्पीड होनी चाहिए इसकी जिससे कि ये गिरे ना, ये स्पीड मिनिमम स्पीड आ गई इसकी। अगर ये इस स्पीड से जा रहा है rg/म्यू अंडर रूट की स्पीड से अगर ये जा रहा है तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने लगा दिया इसमें, मैक्सिमम फ्रिक्शन μn। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है नॉट रियल, विच इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का एक टॉपिक पूरा अलग है, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सूडो फोर्स जो होता है वो तब लगता है जब ऑब्जर्वर फ्रेम में हो, जब ऑब्जर्वर इज इन द फ्रेम, मतलब ऑब्जर्वर ये घूम रहा है और ऑब्जर्वर यहीं पर बैठा है, तब उसको महसूस होगा कोई फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इधर है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इधर होगा। इसकी वैल्यू होती है ma इज इक्वल टू mv²/r या mr⍵²। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसकी डायरेक्शन के दिखाने के लिए तो माइनस होगा, लेकिन वैसे इसका फॉर्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम बाहर से देखें, यहां से देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि यहां से इधर फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर खुद यहां बैठ के देखेगा तो उसको महसूस होगा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ये डिस्क है, डिस्क पे एक कॉइन रखा हुआ है और ये डिस्क ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा वेलोसिटी से डिस्क घूम रही है। तो डिस्क की मैक्सिमम स्पीड बताओ जिससे कि व्हाट इज द सेम वेलोसिटी ओमेगा सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप, कॉइन स्लिप ना हो। तो कॉइन की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक तो ये mg, ये नॉर्मल, ये fc फ्रिक्शन जो फोर्स है वो इसका बड़ा होना चाहिए mr⍵² से। फ्रिक्शन जो फोर्स, अब फ्रिक्शन ही तो रोकेगा इसको, बाकी तो fc बाहर धकेलेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए mr⍵² से। तो फ्रिक्शन इज μn, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है हमें, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए हमें। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन μn शुड बी ग्रेटर देन mr⍵²। तो μmg, n की जगह mg रख देंगे, शुड बी ग्रेटर देन mr⍵²। इसको इधर ले आते हैं, m से m कट गया, तो ω² शुड बी लेस देन और इक्वल टू μg/r। ओमेगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू √μg/r। दिस इज द सेम वेलोसिटी जिससे वो कॉइन स्लिप ना हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आया यहाँ पर।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है, और उसको फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा सिक्के को गिरने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एन होती है, तो म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर, उससे भी आगे। अब पिछले क्वेश्चन की तरह से सेम दूसरी चीज ले लेते हैं, टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कर्व। जब कोई कार कर्व पर मूव कर रही है तो उस पर भी एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, हम बैठे हैं अंदर फ्रेम में हैं तो बाहर की तरफ फोर्स महसूस होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमें वो स्पीड निकालनी है ज्यादा से ज्यादा जिससे ये कार स्लिप ना हो इधर की तरफ, कार स्लिप ना हो इधर। तो टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कर्व, उसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एम इसका वेट है तो एम जी, ये नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन इसको रोकेगा और ये सेंट्रीफ्यूगल इसको फोर्स को आगे खींचेगा। तो फ्रिक्शन इसको आगे स्लिप ना हो इसके लिए फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको एफ लिमिटिंग रख सकते हो। एफ लिमिटिंग होता है म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हम म्यू एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा v शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर का अंडर। मतलब अगर इस स्पीड से ज्यादा होगी तो कार स्लिप हो जाएगी। v की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज म्यू जी आर, ये टर्निंग ऑफ ए कार में। तो अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा काम में आने वाला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपको ध्यान रखना है। सारे जो न्यूमेरिकल्स जो अब आएंगे उन सब में ये काम आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, और इसका नेट फोर्स इसको क्या बराबर कर रहा है वो हमें देखना है, इसको कैसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बाउल है, बाउल बीच में से घूम रहा है इस तरह से, और यहां पर कोई कॉइन है जो कि घूमने के कारण यहां तक पहुंच जाता है। तो हमें इसकी मिनिमम स्पीड निकालनी है, फाइंड थीटा निकालना है, सॉरी थीटा निकालना है। ये थीटा कहां पर आएगा, मतलब ये कितने एंगल का एंगल बनाएगा जिससे कि ये इक्विलिब्रियम रहे, एट विच एम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम इन द रोटेटिंग बाउल। इस बाउल में ये इक्विलिब्रियम रहे, या ना नीचे आए ना ऊपर जाए, तो वो थीटा क्या होगा। तो इसकी अब बीडी बना लेते हैं, एम मास की, एम मास पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर डब्ल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे एम जी, इधर नॉर्मल, नॉर्मल इधर से जाएगा, ये इससे टेंजेंट पे होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल इधर जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा इनका एन कोस थीटा, इधर का आ जाएगा एन साइन थीटा। तो अब इससे बना लो तुम, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दो तो साइन टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहां से, जी टेन थीटा अपॉन आर का अंडर। लेकिन ये इस आर के टर्म्स में आ गया, जबकि ये आर दिया नहीं है, ये वाला आर दिया है। तो इस आर और इस आर में क्या रिलेशन है, इस आर की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, ये कैपिटल आर साइन थीटा, तो इसकी ये लिख लो आर साइन थीटा, इधर लिख लो। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से थीटा निकाल लो। बात समझ में आ गई। सर्कुलर मोशन में थीटा फाइंड करना है हमें, जिससे कि ये कॉइन इक्विलिब्रियम में रहे, गिरे ना, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो इसका थीटा क्या आएगा, ये ओमेगा स्पीड से अगर घूम रहा है तो इसका थीटा क्या रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा।
इसका थीटा जो है ओमेगा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला आ रहा है यहाँ पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग मतलब जब कार कोई टर्न लेती है, जब हमें टर्न बनाना होता है तो हम उस सड़क को थोड़ा सा एक साइड से उठा के बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? जिससे कि कार बाहर की तरफ ना भागे। तो वो उसके फॉर्मूले, सपोज थीटा हमने ये बैंक करा, थीटा उठाया रोड को एक तरफ, तो इसकी एफबीडी बनाओ, क्या क्या इसमें लग रहा होगा फोर्सेस। एक तो ये लगेगा बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक इसका एम जी लगेगा नीचे की तरफ, इसका ये नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो इसकी एफबीडी अलग से बना के दिखाता हूं मैं आपको। एफबीडी ड्रॉ कर लूं, टाइम वेस्ट होता है। माना ये स्मूथ रोड है, तो इस पे रोड कुछ इस तरह से है, थीटा डिग्री उठी हुई है, तो ये जो कार है इस पे एक फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमेशा लगेगा अभी जब तक हम कार में बैठे हैं। ये नॉर्मल लगेगा इधर इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये एम जी लगेगा ये ऊपर इससे, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंडिंग के लिए ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया तो इसका कंपोनेंट एन का कंपोनेंट एन कोस थीटा इधर हो गया, एम जी को बैलेंस कर रहा है, जो एक एन साइन थीटा इधर की तरफ हो गया जो उसको बैलेंस कर रहा है। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इनको डिवाइड कर दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये है बैंकिंग का एक सवाल। अभी हमने ये माना था ये स्मूथ रोड है, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं आया अभी भी। जब तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या फिर v इज इक्वल टू, जब स्मूथ रोड है कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही, तब v क्या आएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये ध्यान रखना, आर जी टेन थीटा, ये फ्रिक्शन वाले सवाल में काम आएगा जब फ्रिक्शन भी इंक्लूड करेंगे अभी इसमें। फ्रिक्शन इंक्लूड करने के लिए मैं पहले बता देता हूं आपको कि ये v आ गया जब फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर v इससे ज्यादा होगा तो कार बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, स्किड आउटवर्ड। और v इससे कम होगा तो कार अंदर की तरफ स्किड इनवर्ड। जब v इससे कम होगा, आर जी टेन थीटा से v कम होगा तो कार अंदर का आएगी, आर जी टेन थीटा से v ज्यादा होगा तो कार बाहर जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ आर, जो आर्क है इसका जो आर है ये 20 मीटर है, स्मूथ रोड है मतलब म्यू 0 है, थीटा जो एंगल जो उठी हुई है सड़क वो 30 है। फाइंड द सेफ स्पीड एट विच व्हीकल डज नॉट स्किड। ना व्हीकल इधर जा रहा है ना व्हीकल इधर जा रहा है, आराम से चल रहा है। तो उस केस में थीटा कितना होना, उस केस में v कितना होना चाहिए? तो v अभी हमने निकाला था, v शुड बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। पूरा इस सवाल में पूरा वही बनाएंगे डायग्राम जो भी इससे पिछले वाले में बनाया था, उससे निकल के ये आ जाएगा, फिर इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे बस सिंपल, 20 इंटू 10 इंटू 10 30, ये आंसर हो जाएगा। इस स्पीड पे ये सेफ स्पीड है कि इससे कार स्किड नहीं करेगी। एक क्वेश्चन है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड r is equal to 20 मीटर, हॉरिजॉन्टल रोड्स मीन देयर इज थीटा इज 0, मीन्स नो बैंकिंग, b इज 18 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइंड मिनिमम म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच प्रिवेंट्स स्किडिंग। इसकी एफबीडी बना लो आप, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर आर लगेगा,
इधर नीचे mg लगेगा, ऊपर n नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये स्किडिंग बाहर की तरफ करेगी, तो क्योंकि स्पीड से बाहर की तरफ ही कर सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारा मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए जो बाहर स्किड ना करे। तो उसके लिए एफ मैक्स निकालेंगे, फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, दैट इज इक्वल टू 5 2 10 5 4 20 1/8। ये मिनिमम म्यू की वैल्यू होगी जो कार स्किड ना करे, उन्हें हॉरिजेंटल रोड कर्व है लेकिन हॉरिजेंटल है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू अगर 1/8 है तो और स्पीड ये सब दी हुई है R20 है, तो ये स्किड नहीं करेगी। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग, फ्रिक्शन भी है और रोड में जो प्रैक्टिकल पोजीशन है, सिचुएशन है, उसमें फ्रिक्शन होता ही होता है, और बैंकिंग हमने अगर दी हुई है तब क्या सीन बनेगा। तो अगर ये थीटा है जो रोड उठी हुई है एक तरफ से, और ये कोई कार है जिसका मास m है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसकी एफ बी डी बना लेते हैं अलग से। पहला केस ले रहे हैं हम कि अगर ये स्मूथ है मान लो, तब v हमारा कितना होना चाहिए मैक्सिमम। ये mg लगेगा, ये थीटा है, ये नॉर्मल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये n cos थीटा हो जाएगा, और ये n sin थीटा हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें इक्वल कर दो आप, n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और n cos थीटा n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। इनको डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी आ गया हमारा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये वी होगा तब कार स्किड नहीं करेगी। लेकिन अगर v इससे ज्यादा है, अगर v इससे ज्यादा है तो कार कहाँ जाएगी। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये निकालना जरूरी है। उसके बाद हमें देखना है कि फ्रिक्शन इधर लगेगा या उधर लगेगा। तो v अगर v ज्यादा है तो कार इधर मूव करेगी, इधर की तरफ स्किड करेगी, इधर स्किड करेगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये तो स्मूथ केस था, अगर फ्रिक्शन वाली केस की बात कर रहा हूं। अगर v इससे कम है तो कार डाउनवर्ड स्किड करेगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत उलझते हैं। तो आप ये ध्यान रखो, ये हमेशा एम वी स्क्वायर आर लगेगा, ये एम जी लगेगा ही, ये नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा, बस इतनी सी बात है। वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन एडजस्टिंग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी जितनी जरूरत होती है उतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो बिना फोर्स लगे गाड़ी नीचे आ जाएगी। तो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं लगता, फ्रिक्शन केवल उतना लगता है जितनी जरूरत है। तो आगे हम अभी केस लेते हैं कि फ्रिक्शन के केस में किस तरह से बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, इफ ए रोड इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल m इज इक्वल टू 200 kg, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, आर रेडियस जो कर्व है उस रोड का पूरा वो 20 मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड द डायरेक्शन। तो एट क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, एट when v is equal to 5 meter per second first and second v is equal to 15 meter per second। तो v is equal to 10 मीटर पर सेकंड पे तो ही बैलेंस्ड है, तो उसमें क्या करेंगे, v is equal to अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहां से थीटा निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये स्पीड के लिए परफेक्ट है,
इससे ना ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए ना कम स्पीड होनी चाहिए, वो बैंक ही इस हिसाब से करेगी। तो v इज इक्वल टू, v कितना है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट आर 20 इंटू 10 थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 20 इंटू 10 दैट इज 1/2। अब यहाँ पे ये याद रखो, ये 10 थीटा इज इक्वल टू आ गया अपना 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा। साइन थीटा 1/√5 और कॉस थीटा 2/√5। अब पहला केस लेंगे जब v इज 5 मीटर पर सेकेंड। जब v 5 मीटर पर सेकेंड है तो v की स्पीड इससे कम है, v की स्पीड कम है तो वो FBD बना हुआ इसका कार का, ये नॉर्मल लगेगा, ये mg लगेगा, ये थीटा है, ये mv² अपॉन r लगेगा, और ये रेजोल्यूशन है इसके n cos थीटा n sin थीटा। अब अगर v 5 है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड आएगी कार, डाउनवर्ड आएगी तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, ये F फ्रिक्शन का, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा n cos थीटा, इस n का कंपोनेंट, और इसका कंपोनेंट F का F sin थीटा। ठीक है, ये इसकी FBD समझ में आ रही है? दोबारा बनाओ, दोबारा बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार है, ये एंगल थीटा है, इसका वेट यहाँ लगेगा mg, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, इधर नॉर्मल लगेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर नॉर्मल, तो ये n cos थीटा, इस नॉर्मल से इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये n sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन काम करेगा 5 वाले में, नीचे जाएगी तो ऊपर की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन, मतलब ये होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा, फ्रिक्शन के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, इस वाले में लगेगा F cos थीटा और इसमें लगेगा F sin थीटा। अब इनको इक्वल कर लो, तो देखो F sin थीटा प्लस n cos थीटा, n cos थीटा प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, इन दोनों में हो गया। अब इधर वाले में देख लो, n sin थीटा इज इक्वल टू F cos थीटा प्लस mv² अपॉन r। बस हो गया सवाल, यहां तक इक्वेशन समझ में आ गई तो आपका काम खत्म। इसमें cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, sin थीटा cos थीटा, क्योंकि tan थीटा की हमें वैल्यू निकाल ली 1/2, तो sin थीटा और cos थीटा रख सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा रख सकते हैं। m की वैल्यू पता है 200, g 10, m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, और r की वैल्यू 20। इससे दो चीजें निकालनी है, n और f नहीं पता, बस खाली बाकी सारे पता है, और 2 इक्वेशन निकाल लेंगे इजी। सिमिलरली FBD बनाएंगे सेकंड केस की। सेकंड केस की FBD में क्या चेंज आ जाएगा, ये 15 मीटर है, यानी कि 10 से ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ आ गई, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, इधर की तरफ बनेगा इधर की तरफ क्या बनेगा, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि इधर की तरफ F sin थीटा और इधर F cos थीटा। अब जोड़ दो, n cos थीटा इज इक्वल टू F sin थीटा प्लस mg, n cos थीटा इज इक्वल टू F sin
थीटा प्लस एम जी, और दूसरा इधर एन साइन थीटा, तो ये सॉरी ये यहाँ है एन एफ कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सेम यहां से एन और एफ निकाल लोगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो इसे आप दोबारा देख लेना वीडियो क्लिक करके। यहाँ पे मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन में 90% मैंने आपका कवर कर दिया है, बस आपको रिपीट करके देखना है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं, और आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो मैं उसको वीडियो को दोबारा बना दूँगा।